नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 4 जुलाई 2022 और स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, तीनों हिंदू के। सबसे पहला आर्टिकल, कस्टोडियल डेथ को रोकने के लिए कैसे टेक्नोलॉजी का अच्छे से इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरे नंबर पे लैंडस्लाइड्स, तीसरे नंबर पे इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले एथिक्स के कुछ एग्जाम्पल्स। देखो, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का एक बहुत ज़बरदस्त एग्जाम्पल दे सकते हो सिंप्लिसिटी का। जब वो राष्ट्रपति भवन आए थे ना, तो सिर्फ एक सूटकेस के साथ आए थे और जब उनका कार्यकाल समाप्त हुआ तो बिल्कुल उस सूटकेस को वापस लेके गए। इसके अलावा और कुछ भी नहीं, ना कोई गिफ्ट, ना कोई कुछ एक्स्ट्रा चीज़। तो करप्शन के बारे में एथिक्स में कुछ लिखना हो, किसी पब्लिक सर्वेंट के करप्शन के बारे में, तब ये आप ये लाइन इस्तेमाल कर सकते हो अपनी राइटिंग में इम्पैक्ट लाने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब तो ये होता है, अगर देखो किसी की ओपिनियन आपसे अलग है, किसी का कल्चर आपसे अलग है, किसी की रेस रिलीजन आपसे अलग है, नेशनैलिटी आपसे अलग है, फिर भी आप उन सबको अप्रिशिएट करते हो, एक्सेप्ट करते हो कि हाँ डाइवर्सिटी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, ये नेचर है, तब इसका मतलब आप में टॉलरेंस है। इंडियन कल्चर में ना टॉलरेंस के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे अकबर ने दीन इलाही अलग से एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, रिस्पेक्ट टू ऑल फेथ, अशोकाज बुद्धिस्ट एंड धर्मा पॉलिसी। उसके बाद वासुदेव कुटुंबकम यानी अर्थ इज फैमिली, सर्वधर्म संभाव, इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन्स। कबीर, गुरु नानक देव जी, रविदास, तुलसीदास, मीराबाई, इन सब ने टॉलरेंस की वकालत की। गांधी जी का तालिस्मैन और सेकुलरिज्म। तालिस्मैन मतलब जब भी आप कोई डायलेमा हो ना, तो आप याद करो उस गरीब से गरीब पर्सन को जिसको आपने देखा हो, और ये सोचो जिस डिसीजन की वजह से आप डायलेमा में हो कि उस डिसीजन को लेने से उस गरीब से गरीब पर्सन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसको इससे फ़ायदा होगा या नहीं होगा। जो गरीब से गरीब पर्सन की इमेज आपके दिमाग में आती है, तो वो डिसीजन लो जिससे उसको फ़ायदा हो। ये है गांधी जी का तालिस्मैन। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल, कस्टोडियल डेथ को रोकने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। कस्टोडियल डेथ का क्या मतलब है? जैसे देखो, कोई आरोपी पुलिस कस्टडी में है या फिर जुडिशियल कस्टडी में है। अब ऐसे आरोपियों को देखो प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी होती है पुलिस की, लेकिन पूछताछ करने के दौरान या फिर किसी दूसरे रीजन के कारण जब पुलिस कस्टडी में ही आरोपी की डेथ हो जाती है, तो इसको बोला जाता है कस्टोडियल डेथ। अगर हमारे देश में कानूनी प्रोविजंस की बात करें कस्टोडियल टॉर्चर को रोकने के लिए, कस्टोडियल डेथ को रोकने के लिए, सबसे पहले है आर्टिकल 20 सेक्शन 3। संविधान का है ये आर्टिकल। देखो, संविधान का आर्टिकल 20 सेक्शन 3 बोलता है किसी भी पर्सन को मजबूर नहीं किया जा सकता अपने ही खिलाफ विटनेस बनने के लिए। ऐसा नहीं कि मार पीट के आप जबरदस्ती सिग्नेचर करवा लो लेटर पे या फिर बयान दिलवा लो कि मैंने ही ये जुर्म किया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसके बाद संविधान का आर्टिकल 21 जो है, ये प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी प्रोवाइड करता है। आईपीसी में यानी इंडियन पिनल कोड में और सीआरपीसी ने कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में भी बहुत सारे प्रोविजंस हैं इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करने के लिए, बट वो आज के समय के हिसाब से देखें तो रेलेवेंट नहीं है। इन प्रोविजंस के बावजूद देखो, इंडिया का जो ट्रैक रिकॉर्ड है ना कस्टोडियल टॉर्चर के मामले में काफ़ी खराब है। 2001 से लेकर 2018 के बीच पुलिस कस्टडी में कितने लोग मारे गए? 1727। और इसके लिए सिर्फ देखो फाइनली 26 पुलिसमैन को कन्विक्ट किया गया। हाल ही में तमिलनाडु में कस्टोडियल डेथ की काफ़ी खबरें आई हैं। तो एक बार फिर से सवालिया चिन्ह लग गया है कि पुलिस जब आरोपी को कस्टडी में लेती हैं तो उनके द्वारा जो तरीके का इस्तेमाल किया जाता है ना पूछताछ के लिए, वो गलत होता है। काफ़ी बार 3rd डिग्री दी जाती है, यानी पुलिस के द्वारा मारपीट की जाती है आरोपी से, ताकि वो अपना जुर्म स्वीकार करे और सब कुछ सही बता दें। देखो, अगर आप इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को कुछ एडवांस कंट्रीज के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से कंपेयर करोगे ना, तो आप पाओगे वहाँ पे ना पुलिस साइंटिफिक टेक्निक्स का ज़्यादा इस्तेमाल करती है किसी केस में इन्वेस्टिगेशन के लिए, फॉर एग्जाम्पल फोरेंसिक जांच। लेकिन इंडिया में पुलिस काफ़ी बार ना फ्रस्ट्रेटेड महसूस करती है। उन्हें लगता है कि केस में कुछ लीड हाथ नहीं लग रही है, फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, तो फिर वो आरोपी के ऊपर वायलेंस करने लगते हैं, उनको टॉर्चर करते हैं कि शायद इससे जो आरोपी है वो सच सच बता दें।
पुलिस को बहुत ज़बरदस्त ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको ऐसा नहीं करना, बहुत टाइम उन पर इन्वेस्ट किया जाता है, मनी इन्वेस्ट की जाती है उनके ऊपर कि वो साइंटिफिक मेथड्स सीखें और ये सब तरीके ना अपनाएं। लेकिन बावजूद इसके, जैसा हमने डिस्कस किया, कस्टोडियल डेथ की जो खबरें हैं वो आती रहती हैं। इसके बाद राइटर ये सजेस्ट करते हैं, देखो टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जा सकता है कस्टोडियल डेथ को रोकने के लिए। जैसे सबसे सिंपल सॉल्यूशन तो ये है, जो भी पुलिस ऑफिसर या दूसरी एजेंसी का ऑफिसर इंटरोगेट करें, पूछताछ करे आरोपी से, तो उस समय उसने बॉडी कैमरा लगाया हुआ हो, यह निश्चित कर दो आप, ताकि वो किसी प्रकार की गलती ना करें। बहुत बार क्या होता है, जो अपराधी होते हैं वो देखो पूछताछ में इंफॉर्मेशन छुपा लेते हैं, मतलब पता ही नहीं लगने देते कि वास्तव में उन्होंने अपराध किया है या फिर नहीं किया है। इसके लिए कुछ टेक्नोलॉजीज जिनका आज के समय में इस्तेमाल होता है, जैसे एक है पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ टेस्ट मतलब लाई डिटेक्टर टेस्ट। इसमें ना जो आरोपी है ना या फिर अपराधी जो भी हैं, उनके ना बेसिक फिजियोलॉजिकल इंडिकेटर्स चेक किए जाते हैं पूछताछ के दौरान, जैसे ब्लड प्रेशर, पल्स, रिस्पायरेशन, स्किन कंड्यूसिविटी। इनको मॉनिटर करके पता लगाया जाता है कि वास्तव में वो आरोपी जो है वो झूठ बोल रहा है या फिर नहीं बोल रहा है। नार्को एनालिसिस में क्या होता है, नशे की डोज दी जाती है। जब पर्सन सेमी कॉन्शियस स्टेट में होता है ना, तो वो मैनिपुलेट नहीं कर पाता, वो सच सच बोल देता है, मतलब कहानियां नहीं बना पाता। तो इस टेस्ट को कहते हैं नार्को एनालिसिस। कहते हैं ना देसी भाषा में कि शराब पी के बंदा झूठ नहीं बोलता, क्योंकि वो सोच नहीं पाता ज़्यादा, जो उसके दिमाग में आता है वो बोल देता है। इसके बाद है ब्रेन मैपिंग, या फिर जिसका थोड़ा एडवांस्ड वर्जन है ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग सिस्टम। इस ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग सिस्टम में क्या होता है, देखो ये एक इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है जो कई देशों की पुलिस फोर्सेस अभी इस्तेमाल कर रही हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए। इस टेक्निक में जो आरोपी पर्सन है ना, उसके ब्रेन में इलेक्ट्रिकल ब्रेन वेव्स और ब्रेन रिस्पॉन्स को मेजर किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। लेकिन पर्टिकुलर क्राइम सीन से संबंधित डिटेल्स बता के, जैसे देखो कई बार ना मर्डर में पुलिस अपनी थ्योरी बनाती है। फॉर एग्जाम्पल आरूसी हत्याकांड में शुरू में गलत थ्योरी बनाई गई थी कि हेमराज जो कि सर्वेंट था उसने मर्डर किया, पर्पज ये था। खुद से पुलिस अपनी थ्योरी बनाती है मर्डर की जांच करके। जैसे पुरानी हिंदी फिल्मों में नहीं देखते हम, वकील जज के सामने बोलते हैं कि कत्ल की रात 9:23 पे तुमने अपनी कार बाहर पार्क की और उसके बाद तुमने मर्डर किया और अब तुम अपनी घड़ी भूल आए थे, फिर 1 घंटे बाद तुम फिर से पहुंचे अपनी घड़ी लेने के लिए। ऐसा बताते नहीं है। तो पुलिस अपनी थ्योरी तैयार करती है। तो ये थ्योरी जब आरोपी को बताई जाएगी ना, जो पुलिस ने तैयार की है, फिर आरोपी के ब्रेन में जो इलेक्ट्रिकल ब्रेन वेव्स हैं और ब्रेन रिस्पॉन्स हैं उनको रिकॉर्ड किया जाएगा। देखो वही की वही इंफॉर्मेशन अगर आरोपी के ब्रेन में होगी तो एक अलग प्रकार का रिस्पॉन्स मिलेगा। तो उसी को रिकॉर्ड किया जाता है इस टेस्ट में। ये टेक्निक देखो काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित हुई है बहुत सारे क्राइम सीन्स को सोल्व करने के लिए, जिन्होंने अपराध किया है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए और बेकसूर लोगों को छोड़ने के लिए। ये कुछ जांच का भी हवाला दिया गया है कि इस जांच में पाया गया है कि इसकी जो एफिशिएंसी है ना ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग सिस्टम की यानी बीएफएस की, वो काफी ज्यादा है। हमारे देश में भी जून 2008 में एक आरोपी को कन्विक्ट किया गया था बीएफएस डिवाइस से, जो एविडेंस मिला था ना उसके आधार पर। लेकिन देखो अब ध्यान से सुनिएगा, ये सारी टेक्निक्स हमने डिस्कस कर ली, लेकिन 2010 में ना सुप्रीम कोर्ट ने सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक केस में ये बोला था ये जो एविडेंस है ना वो इनएडमिसिबल है कोर्ट में, इनको एविडेंस नहीं माना जा सकता, नार्को एनालिसिस या फिर पॉलीग्राफ टेस्ट। हालांकि कोर्ट ने ये एब्जॉर्व किया अगर आरोपी की कंसेंट के साथ में, यानी आरोपी की इन्फॉर्म्ड कंसेंट है, उसको बताया गया था कि ये टेस्ट हम परफॉर्म करने जा रहे हैं और ऐसा ऐसा इसका रिपरकशन हो सकता है। अगर इन्फॉर्म्ड कंसेंट है आरोपी की और उसके बाद कोई इंफॉर्मेशन निकलती है इस प्रकार के टेस्ट से, तो फिर उसको इस्तेमाल किया जा सकता है एज ए एविडेंस। बट देखो अगर किसी की इन्फॉर्म्ड कंसेंट नहीं है, आरोपी बोलता है कि नहीं मेरे ऊपर ये सारे टेस्ट नहीं परफॉर्म करने, तो फिर स्टेट जो है ये सारे टेस्ट आरोपी के ऊपर नहीं परफॉर्म कर सकता, नार्को एनालिसिस, पॉलीग्राफ, ब्रेन मैपिंग। क्योंकि शुरू में आर्टिकल डिस्कस किया था, याद कीजिए, किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता अपने ही खिलाफ विटनेस बनने के लिए। कुछ और टेक्नोलॉजीज का सजेशन देते हैं राइटर, यूज कर सकते हैं। जैसे रोबोट्स हैं, रोबोट्स को तैयार किया जा सकता है आरोपियों से पूछताछ करने के लिए। रोबोट
ह्यूमन इंटेरोगेटर से भी ज़्यादा अच्छे से पूछताछ कर सकते हैं, क्योंकि वो सारे इमोशंस रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो सामने वाले इंसान को पढ़ सकते हैं। एक निश्चित एल्गोरिथम के आधार पर रोबोट को तैयार किया जा सकता है। इवन वो सारी टेक्निक्स अपनाने के लिए, जैसे फ्लैटरी है, मतलब आरोपी की थोड़ी चापलूसी करनी, आ रहे तुम तो बहुत बढ़िया हो ऐसे वैसे, ताकि वो सच सच बता दे। बहुत सारे लोग ऐसे बता देते हैं ना सच सच। शर्मिंदा किया जा सकता है, फोर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, मतलब धमकाया जा सकता है रोबोट के द्वारा, और बॉडी लैंग्वेज को भी स्ट्रेटेजिकली यूज किया जा सकता है जिससे पूछताछ की जा रही है उसके अगेंस्ट। यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना के रिसर्चर्स ने एक ऐसा ही रोबोट तैयार किया, ऑटोमेटेड वर्चुअल एजेंट फॉर ट्रूथ असेसमेंट इन रियल टाइम, अवतार। और कैनेडियन बॉर्डर सर्विस एजेंसी ने पिछले साल अवतार को टेस्ट किया, और टेस्ट करने पर काफी अच्छे रिजल्ट सामने आए। देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल किया जाता है ना इंटेरोगेशन के लिए, तो बढ़िया है। जैसा मैंने आपको बताया, ह्यूमन इमोशंस को इनके द्वारा ज़्यादा अच्छे से डिटेक्ट किया जा सकता है, बिहेवियर को प्रिडिक्ट किया जा सकता है, और रियल टाइम बेसिस पे सुपीरियर को बताया जा सकता है अगर किसी प्रकार का कोई वायलेंस होता है, सस्पेक्ट्स को इन ह्यूमन ट्रीटमेंट दी जाती है। हालांकि देखो, अगर रोबोट्स का इस्तेमाल किया जाता है पूछताछ करने के लिए, तो खतरे भी काफ़ी हैं। जैसे मान लीजिए रोबोट के अंदर एल्गोरिथम गलत फीड किया गया है, तो फिर बायसनेस दिखेगी, फिर जैसे माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट या फिर किसी पर्टिकुलर कास्ट के लोगों के अगेंस्ट, कि हाँ ये इसके आरोपी होने की संभावना ज़्यादा है, तो फिर रोबोट का जो कंक्लूजन है लास्ट में वो गलत भी तो निकल सकता है ना। मिसयूज भी किया जा सकता है कुछ ऑफिशियल्स के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को या फिर मशीन लर्निंग को अपने फायदे के लिए, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली देखो मशीन को ऑपरेट करने वाला तो इंसान ही है ना। बट देखो, कुछ भी हो, किसी ना किसी वे में कॉन्स को ध्यान में रखते हुए, मतलब जो कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस करते हुए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा देखो, सजेशंस तो कुछ और भी हैं। जैसे लॉ कमीशन ने 2003 में ये सजेस्ट किया था कि इंडियन एविडेंस एक्ट में ना थोड़ा फेरबदल कर दो, आप जिम्मेदारी पुलिस के ऊपर डाल दो। आपको यह साबित करना है कि हमने आरोपियों के साथ में टॉर्चर नहीं किया है, आप साबित करो। जब पुलिस के ऊपर जिम्मेदारी आ जाएगी ना ये साबित करने की हमने टॉर्चर नहीं किया है, तो फिर पुलिस टॉर्चर नहीं करेगी। उसको पता है साबित तो हमें ही करना पड़ेगा अगर हम पे आरोप लगते हैं तो। सुप्रीम कोर्ट ने कस्टोडियल टॉर्चर को रोकने के लिए 1997 में DK बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल केस में काफ़ी गाइडलाइंस दी थी। अगर कोई ऑफिसर उन गाइडलाइंस का उल्लंघन करता है तो स्ट्रिक्ट कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि डेटरेंस क्रिएट किया जा सके। बिल है कस्टोडियल टॉर्चर को रोकने के लिए, जिसका नाम है, यहां पे नीचे देखिए, ड्राफ्ट बिल ऑन प्रिवेंशन ऑफ टॉर्चर 2017। अभी तक पास नहीं हुआ है, इसे जल्द से जल्द पास किया जाए। लास्ट में कहा जाता है टेक्नोलॉजी जो है वो देखो पुलिसिंग को और ज़्यादा आसान बना सकती है, बट अल्टीमेटली तो देखो पुलिस को अवेयर करना पड़ेगा। पुलिस और सिटीजन्स के बीच में एक ट्रस्ट होना चाहिए। पुलिसिंग जो है वो कंपैशनेट होने चाहिए, सेंसिटाइज किया जाए पुलिस को। ये सब चीज़ें, इनका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। टेक्नोलॉजी कॉम्प्लीमेंट कर सकती है चीज़ों को, लेकिन अल्टीमेटली वही बात आ जाती है, पुलिस हैं तो ह्यूमन बींग्स ही ना। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल लैंडस्लाइड्स से संबंधित है। आप GS पेपर 3 के डिजास्टर मैनेजमेंट से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। लैंडस्लाइड क्या होता है? देखो, आप ये तस्वीर देखिए, समझ जाओगे लैंडस्लाइड क्या होता है। जब देखो चट्टान का एक बड़ा टुकड़ा या पूरी की पूरी चट्टान ही नीचे खिसक जाती है ग्रेविटी के कारण, तो इसे लैंडस्लाइड बोला जाता है। पहले हम बेसिक्स की बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आज के आर्टिकल की तरफ आएंगे। क्या कारण है लैंडस्लाइड के? अर्बनाइजेशन, माइनिंग की जाती है तो उसकी वजह से चट्टान अनस्टेबल हो जाती है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, बहुत बार भूकंप आ जाता है या फिर ज़्यादा ही बारिश आ जाती है, या फिर पेड़ वगैरह जो काट दिए जाते हैं जिसकी वजह से चट्टान कमज़ोर पड़ जाती है। पेड़ मिट्टी को जकड़ के रखते हैं ना, स्टेबल रहती है मिट्टी चट्टान के ऊपर। ये काजेज़ हैं। इम्पैक्ट की बात करें, जान माल के नुकसान होता है, मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए ये चट्टान है, ये सड़क है, अब चट्टान खिसक गई तो चट्टान का एक हिस्सा सड़क पे आ गया ना, पूरी रास्ता ब्लॉक हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो जाता है। कई बार घर बहुत नुकसान हो जाता है उनका, डैम तबाह हो जाते हैं। उसके बाद वाटर अवेलेबिलिटी भी प्रभावित होती है। कैसे? मान लीजिए नदी है और यहाँ पे चट्टान है, यहाँ पे मान लीजिए चट्टान खिसक गई, पूरा नदी का रास्ता ब्लॉक हो गया, तो पानी यहाँ पे इकट्ठा हो गया,
इस आर्टिकल में अभी आएगा भी, पानी आगे नहीं जा पा रहा है, यहाँ पे बाढ़ आने की संभावना हो गई है क्योंकि पानी यहीं पे इकट्ठा होता जा रहा है। तो ये दिक्कतें भी आती हैं। क्या किया जा सकता है? इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करो जब भी कोई प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश करना हो। सोइल की जांच करो, क्या सोइल में स्टेबिलिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को झेल सकती है सोइल। उसके बाद ज़्यादा फंडिंग आप दो ताकि लैंडस्लाइड्स की प्लानिंग अच्छे से हो। लैंडस्लाइड वार्निंग सिस्टम अभी डेवलप हो रहा है, काफ़ी साल हो गए, तो इसको जल्द से जल्द डेवलप करो। जो लोकली अवेलेबल ट्रेंड मैन पावर है उन्हें इन्वॉल्व करो लैंडस्लाइड को रोकने में। एफोरेस्ट्रेशन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाओ, इससे चट्टान स्टेबल रहती है। तो ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं। अभी बात करें मणिपुर की। मणिपुर में जो काफ़ी भयंकर लैंडस्लाइड आया है, वहाँ पे नोनी डिस्ट्रिक्ट के तुपुल एरिया में ऑलमोस्ट 37 लोगों की डेथ हो चुकी है इस लैंडस्लाइड की वजह से, और 28 लोग अभी भी ट्रैप्ड हैं। रेस्क्यू एफर्ट्स जारी हैं। हुआ क्या है, इस लैंडस्लाइड की वजह से ना इजई रिवर जो है उसका रास्ता ब्लॉक हो गया। मान लीजिए इजई रिवर है और यहाँ पे चट्टान थी, तो चट्टान के खिसकने की वजह से रास्ता ब्लॉक हो गया इजई रिवर का, और पानी यहाँ पे जमा होने लग गया बहुत ज़्यादा। तो आसपास के जो लो लाइंग एरियाज़ हैं वहाँ पे बाढ़ आ रही है। हालांकि कोशिश तो कर रही हैं मणिपुर के अथॉरिटीज़, पीछे नदी जहाँ से आती है ना वहाँ पे डैम है, तो वहाँ से अब कम पानी रिलीज़ किया जा रहा है ताकि यहाँ पे बाढ़ ना आए। मीनवाइल ये सारा जो मलबा है नदी से हटा लिया जाए और पानी आगे जा सके। बट अभी भी काम चल रहा है। ये देखो, एक फैक्ट देखो ये भी है, ये लैंडस्लाइड की घटना जहाँ पे घटित हुई ना वो रेलवे कंस्ट्रक्शन साइट है और लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है। तो इस पर ध्यान देना चाहिए था डेवलपमेंट प्लानर्स को कि ये ऑलरेडी लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है, तो यहाँ पे रेलवेज की कंस्ट्रक्शन, रेलवेज की लाइन लाने के लिए कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए। देखो जो हिमालयन स्टेट्स है ना, नॉर्थ में भी और नॉर्थ ईस्ट में भी, ये देखिए, और इवन साउथ में भी, केरला वगैरह जहाँ पे वेस्टर्न घाट है, मतलब जहाँ जहाँ पे ये माउंटेन्स हैं, खास करके हिमालयाज और वेस्टर्न घाट, यहाँ पे लैंडस्लाइड्स की घटनाएं नई नहीं हैं। इवन मणिपुर में भी लैंडस्लाइड्स की घटनाएं पास्ट में होती रही हैं। 2014 से लेकर 2020 के बीच में 20 लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई हैं मणिपुर में, जो इतना छोटा नंबर भी नहीं है। अभी हाल ही में जो कैजुअलिटीज हुई ना इस मणिपुर में लैंडस्लाइड की घटना की वजह से, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने खुद एक्नोलेज किया है तो कि इसके लिए एंथ्रोपोलॉजिकली यानी मैन मेड रीजन्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं। मिनिस्ट्री ने आइडेंटिफाई किए रीजन्स, जैसे देखो कंस्ट्रक्शन साइट के लिए माउंटेन्स का स्लोप मॉडिफाई करना, रोड को चौड़ा करना, माइनिंग वगैरह होती है जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल इकट्ठा करने के लिए, कमजोर लिथोग्राफी, कॉम्प्लेक्स जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर और बहुत ज़्यादा रेनफॉल, ये कुछ रीजन रिस्पॉन्सिबल्स हैं जिसकी वजह से लैंडस्लाइड हुआ है मणिपुर में। अब इसके बाद बोला जाता है जांच का विषय ये है कि वास्तव में अथॉरिटीज़ ने सोइल और स्टेबिलिटी टेस्ट किया था यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करने से पहले। ये बात तो देखो फैक्ट है कि वेस्टर्न मणिपुर में नेशनल हाईवे के आसपास का जो एरिया है ना, वो कुछ तो हाई हैजार्ड जोन में आता है, कुछ वेरी हाई और कुछ मॉडरेट हैजार्ड जोन में आता है। कई सारे लैंडस्लाइड्स पहले भी यहाँ पे हो चुके हैं, तो फिर गवर्नमेंट ने इस एरिया को क्यों आइडेंटिफाई किया कंस्ट्रक्शन के लिए, ये क्वेश्चन बार बार राइटर के द्वारा पूछा जा रहा है। रेन भी आज के समय में काफ़ी अनसर्टेन हो गई है, बारिश होती है तो एकदम से बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो जो भी कंस्ट्रक्शन हो अब ये सारी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हो। अर्ली वार्निंग सिस्टम लैंडस्लाइड के लिए अभी भी डेवलप हो रहा है, ये डेवलप किया जा रहा है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। इससे लैंडस्लाइड की घटनाएं कम हो सकती हैं, बट फिर भी टेस्ट किया जाना बाकी है इस वार्निंग सिस्टम को। लास्ट में ये बोला जाता है नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में देखो कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, बट डिफोरेस्टेशन और जो पहाड़ हैं उनकी स्टेबिलिटी, इनको भी सरकार ध्यान में रखे, इनको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। अदरवाइज तो जो डेवलपमेंट आप लाने की कोशिश कर रहे हो वो मिनट में तबाह हो सकती है। ऐसा हमने पास्ट में देखा है, जैसे उत्तराखंड में 2013 में जो बाढ़ आई थी भयंकर, उसकी वजह से कितना इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा था। तो ये जो मणिपुर में लैंडस्लाइड की घटना है ना, ये सरकार के लिए वेकअप कॉल है, यानी जागने की जरूरत है अब सरकार को। चलते हैं आगे।
इसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। देखो, इंडियन पावर सेक्टर में ना आज के समय में काफ़ी अच्छा चल रहा है। मतलब ऑलमोस्ट पूरे भारत में अब बिजली आ चुकी है। सरकार कोशिश भी कर रही है कि 2070 से पहले नेट जीरो एमिशन को अचीव किया जाए और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ सरकार धीरे धीरे मूव कर रही है। और सरकार चाहती है कि जल्द ही इंडिया में 24/7 पावर रहनी चाहिए, मतलब 7 दिन 24 घंटे। लेकिन देखो, एक एस्पेक्ट जिस पर सरकार फोकस नहीं कर रही है वो है इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स। इस पर सरकार ने अभी ध्यान नहीं दिया है ज़्यादा। इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स काफ़ी होते हैं, जैसे करंट लगने से नागरिकों की मौत हो जाती है, बहुत बार कर्मचारियों की मौत हो जाती है इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स की वजह से। लेकिन फिर भी सरकार इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए अच्छा खासा रिसोर्स एलोकेट नहीं करती, टारगेट नहीं सेट करती कि इस साल कम इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट होने चाहिए। और अगर देखो रिसोर्स अच्छा खासा एलोकेट होना तो स्टाफ अच्छी मात्रा में हो, रेगुलेशन के लिए, मॉनिटरिंग के लिए कि प्रॉपर सेफ्टी इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है या फिर नहीं किया जा रहा है, रिसोर्स अच्छा खासा एलोकेशन हो तो जो स्टाफ है वो भी सेफ्टी किट्स का इस्तेमाल करे। लेकिन सरकार ज़्यादा ध्यान दे ही नहीं रही है इस चीज़ पे। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा है कि इलेक्ट्रिकल शॉक्स एंड फायर्स की वजह से जो डेथ का आंकड़ा है ना लगातार इंक्रीज होता जा रहा है। 1990 में 2957 लोगों की डेथ हुई थी इलेक्ट्रिकल शॉक्स एंड फायर्स की वजह से, यानी 0.36 डेथ पर लाख पॉपुलेशन। जबकि 2020 में देखो 15,258 लोगों की डेथ हो गई इलेक्ट्रिक शॉक्स एंड फायर्स की वजह से, यानी 1 लाख के पीछे 1.13 डेथ। जबकि देखो दूसरी डेवलप कंट्रीज में ना ये डेटा बहुत ज़्यादा कम है। फॉर एग्जांपल 1 लाख के पीछे 0.03 डेथ्स। और देखो कई बार तो एक्सीडेंट्स होते नहीं हैं, जानबूझ के किए जाते हैं। जानबूझ के किए जाते हैं मतलब देखो, अगर आप ध्यान ही नहीं देते, बिल्कुल प्रिवेंशन पे आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो, जैसे तार है उसको खुला छोड़ दिया गया, पता है एक्सीडेंट हो सकता है, जैसे इंतजार किया जा रहा है कि वहां पे एक्सीडेंट होगा उसके बाद में एक्शन लिया जाएगा। बहुत बार तो ऐसा होता है। तो ये वैसे जानबूझ के नहीं है, लेकिन जानबूझ के ही है। आपको पता है संभावना काफ़ी ज़्यादा है एक्सीडेंट की। अगर आप स्विच को खुला छोड़ देते हो, तार को आप ठीक से, अगर लो लाइंग तार है फिर भी आप उसको वैसे ही छोड़ देते हो, तो इसके लिए फिर कौन रिस्पॉन्सिबल है, आप बताइए। इन एक्सीडेंट्स की वजह से जो 90% लोगों की डेथ होती है ना, वो तो देखो जनरल पब्लिक होते हैं, आम लोग होते हैं। तो आम लोगों की जो सेफ्टी है वो प्रायोरिटी होना चाहिए सरकार के लिए। वैसे तो ज़्यादातर एक्सीडेंट्स रूरल एरियाज में होते हैं, लेकिन अब चूंकि बहुत तेजी से अर्बनाइजेशन हुआ है तो स्लम्स में और पुअर अर्बन लोकेलिटीज़ में भी एक्सीडेंट्स के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हो गए हैं और घटनाएं भी ज़्यादा सामने आती हैं अब अर्बन एरियाज में भी। इवन ज़्यादातर एक्सीडेंट्स देखो नॉन इंडस्ट्रियल कंज्यूमर लोकेशंस पर होते हैं। इंडस्ट्रियल लोकेशंस पे ना छानबीन ज़्यादा होती है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की, लेकिन नॉन इंडस्ट्रियल कंज्यूमर लोकेशंस, फॉर एग्जांपल रूरल एरियाज में या फिर अर्बन पुअर एरियाज में, वहाँ पे ये एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं। और ज़्यादातर ये एक्सीडेंट्स इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान होते हैं, यानी घर घर जब बिजली पहुँचाई जाती है ना, वहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया काफ़ी बार तार में करंट होता है लेकिन उसको वैसे ही छोड़ दिया जाता है नेक्ड, या फिर स्विच को ओपन छोड़ दिया जाता है जो कम हाइट पे होता है। दूसरा बड़ा रीज़न है इलेक्ट्रिक फॉल्ट। इलेक्ट्रिकल फॉल्ट में क्या होता है, जो इक्विपमेंट्स हैं वो फेल हो जाते हैं काफ़ी बार। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स यानी एबनॉर्मली बिहेव करने लगते हैं, काफ़ी रीजंस की वजह से होता है, जैसे ह्यूमन एरर्स, इन्वायरमेंटल कंडीशंस, इससे इलेक्ट्रिक फ्लो इंटरप्ट होता है, इक्विपमेंट डैमेज होते हैं और बहुत बार ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, इनकी डेथ हो जाती है। अगर देखो रीजंस की बात करें, इक्विपमेंट्स क्यों फेल होते हैं, इलेक्ट्रिक फॉल्ट क्यों होता है, पुअर डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, इनएडिक्वेट मेंटेनेंस, अपर्याप्त मात्रा में प्रोटेक्शन सिस्टम का यूज़ करना, सेफ्टी अवेयरनेस की कमी, ये सब मेन रीजंस हैं। वैसे सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने सेफ्टी रेगुलेशन तैयार किए हैं इसके लिए, बट कोई मैकेनिज्म है नहीं ये इंश्योर करने के लिए जो इलेक्ट्रिक यूटिलिटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, वो इन रेगुलेशंस को फॉलो करें। जैसे देखो कायदे से होना तो ये चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज सेफ्टी ऑफिसर को रखें, समय समय पर सेफ्टी ऑडिट को कंडक्ट करें, लेकिन ये होता नहीं है। उनका मेन मकसद होता है ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू को कलेक्ट करना और कहीं पे अगर फॉल्ट आ जाता है तो बस उसे रिपेयर कर देना।
हर एक स्टेट में जो इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर होते हैं वो कनेक्शन को अप्रूव करते हैं, इलेक्ट्रीशियन को लाइसेंस प्रोवाइड करते हैं और एक्सीडेंट्स की इंक्वायरी करते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर्स की बहुत कमी है, अंडर स्टाफ रहता है ये डिपार्टमेंट। फोकस रहता है इंडस्ट्रियल सेफ्टी पे, ना कि रूरल पब्लिक की सेफ्टी पर। और जो ग्रास रूट लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशंस है ना, वो भी एक्सीडेंट विक्टिम्स को मुआवजा दिलवाने की ज़्यादा कोशिश करती हैं, बजाय वो ये नहीं फोकस करती कि एक्सीडेंट हो ही ना इसकी कोशिश हो ना, एक्सीडेंट होने के बाद मुआवजा जल्द से जल्द मिले, ये कोशिश होती है लोकल एनजीओज की। देखो, जो इलेक्ट्रिक सेफ्टी है पब्लिक इंटरेस्ट का इशू है, इसलिए सभी स्टेक होल्डर्स को कोऑर्डिनेटेड ढंग से काम करना चाहिए। इस एस्पेक्ट पर क्या करना चाहिए, जैसे बेटर ढंग से आप डेटा कलेक्ट करो और नेशनल प्रोग्राम्स में सेफ्टी एस्पेक्ट्स को शामिल करो, सेफ्टी इंस्टीट्यूशंस को और मजबूत करो, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लिए सेफ्टी पैरामीटर्स डेवलप करो, सेफ्टी इनिशिएटिव्स में पब्लिक, जो लोकल पब्लिक होती है उनको और प्रोफेशनल्स दोनों को इन्वॉल्व करो, और नई नई जो टेक्नोलॉजी इनोवेशंस आ रही हैं उन्हें भी यूज़ करो इस प्रकार के एक्सीडेंट्स को कम करने के लिए। इसके बाद लास्ट स्लाइड है। देखो, एक नेशनल प्रोग्राम होना चाहिए इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए, जैसे बताया जाए क्या किया जा सकता है, रिसोर्स एलोकेट किया जाए, टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग हो एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए, वेरिफिकेशन हो जो स्टेप्स उठाए हैं उनकी आउटकम को सुनिश्चित करने के लिए। स्टेट वो डिस्ट्रिक्ट की पहचान कर सकती हैं जहां पे हाई एक्सीडेंट्स रिपोर्ट हुए हैं पिछले कुछ सालों में, और उसके आधार पर प्रोग्राम तैयार कर सकती हैं इन एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए। अंत में देखो, जो बोला जाता है ना, हमें यूनिवर्सल, अफोर्डेबल और गुड क्वालिटी पावर चाहिए, इसके साथ साथ ये भी बोला जाना चाहिए कि हमें सेफ पावर भी चाहिए, ना सिर्फ यूनिवर्सल, अफोर्डेबल और गुड क्वालिटी पावर, बल्कि सेफ पावर भी। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रिकल सेफ्टी से संबंधित। हमारी आज की डिस्कशन में इतना ही है। आज हमने 3 इश्यूज को डिटेल से डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।